जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो यूनिट चल रहा था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का जन्म, ये हमारा उस टॉपिक का लास्ट पार्ट रहने वाला है बच्चों। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वहां पर हमने फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी पार्टी के बारे में पढ़ लिया था बच्चों। अच्छा, आईएनसी पार्टी की क्या वर्किंग थी वो हमने देख ली, है ना। मॉडरेट फेज के बारे में हमने पढ़ लिया था बच्चों, है ना। मॉडरेट्स ने जो यानी कि जो उदारवादी जो लोग थे उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, क्या क्या उन्होंने प्राप्त कर लिया था, उन सब के बारे में हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया, रिफॉर्म्स इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क, हम काफी सारी चीजें जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। राइट बच्चों, इस लेक्चर के अंदर जो बचे हुए जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि उनका जो जो गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, उसका क्या एटीट्यूड था मॉडरेट्स के खिलाफ, उसके बारे में यहां पर जानेंगे हम लोग। राइट बच्चों, उसके बाद जो है मॉडरेट्स ने क्या क्या काम किए उन सबको देखेंगे, उनकी क्या क्या कमजोरियां थी उन सब के बारे में जानेंगे, और फाइनली आकर लास्ट में आकर हमारा ये जो मॉडरेट जो फेस है ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों, और तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो अपना टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक बनता है एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। भाई जो उस टाइम की जो ब्रिटिश सरकार थी उनका क्या एटीट्यूड था मॉडरेट्स के खिलाफ। देखिए बच्चों, मॉडरेट्स जो थे ना, सॉरी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है काफी टॉलरेटेड थी, मतलब उसने काफी टॉलरेट किया। इवन उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मोटिवेट किया कि भैया वो जो है ना अपने सामाजिक कार्यों पे ध्यान दे। वो जो भी कांग्रेस पार्टी जो सामाजिक कार्य कर रही थी भी आप उनको करते रहिए। बिल्कुल ब्रिटिश सरकार ने उनको क्या किया, जो उनको क्या किया, मोटिवेट किया कि आप ये करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी सोशल कामों को छोड़कर पॉलिटिकल कामों की तरफ बढ़ने लगी, पॉलिटिकल, समझ रहे हो, राजनीति के अंदर एंट्री करने लगी, इस बात से ब्रिटिश सरकार को उनके ऊपर क्या होने लगा, उनके ऊपर जो है शक होने लगा कि यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे। राइट बच्चों, यानी कि स्टार्टिंग में सही था कि जब तक आप सोशल वर्क कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो कांग्रेस पार्टी थी अब वो पॉलिटिक्स के अंदर घुस रही थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को अब इनके ऊपर क्या होने लग गया, शक होने लग गया। राइट, तो देर वाज नेवरथलेस द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेशनल मूवमेंट। यानी कि अब उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने जो नेशनल मूवमेंट शुरू किया, जो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया, उसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार का काफी हॉस्टाइल एटीट्यूड था। यानी कि हम कह सकते हो काफी नेगेटिव एटीट्यूड था कि भाई तुम ये सब गलत कर रहे हो। राइट, इवन द वॉइसरॉय डफरिन, उस टाइम पर जो भारत के वॉइसरॉय थे उनका नाम था डफरिन। डफरिन, right, Dufferin suggested Hume that Congress should devote itself to the social service rather than political works। क्या कहना चाहता है कि भाई जो डफरिन था, लॉर्ड जो डफरिन था, जो वॉइसरॉय था उस टाइम पे भारत का, उसने क्या कहा, उसने जो है ह्यूम, याद है ए ओ ह्यूम जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, तो उसने ए ओ ह्यूम को कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी को जो है सोशल सर्विस में ही बने रहना चाहिए, जो वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उन्हीं में ही बने रहना चाहिए, पॉलिटिकल कामों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर वो ना घुसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, द कांग्रेस लीडर्स ग्रेजुअली बिकम द नेशनल स्पोक्समैन स्पीकिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत के अंदर जो लाखों लोग थे ना, लाखों लोगों की आवाज अब कौन बन चुके थे, कांग्रेस पार्टी बन चुके थे। यानी कि लाखों लोगों की जो भी डिमांड्स थी, जो भी वो समस्याएं फेस कर रहे थे, अब उन सबको ब्रिटिश सरकार के आगे कौन रख रहा था, अब उन सबको ब्रिटिश सरकार के आगे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो रख रहे थे बच्चों। समझ में आई इतनी बात? उसके बाद बच्चों, when the Congress refused to change its agenda despite of the government pressure, the British officials condemned activities of the INC। क्या मतलब है कि भाई ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि आप लोग ना पॉलिटिक्स में मत जाओ, ठीक है, आप सोशल सर्विस करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हालांकि गवर्नमेंट का प्रेशर था लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया, और इन सब की वजह से जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने काफी आलोचना की कांग्रेस पार्टी की आप ये सब सही नहीं कर रहे हो। राइट, इवन डफरिन ने तो कांग्रेस को यह तक कह दिया था, जो लॉर्ड डफरिन था, जो भारत का जो वॉइसरॉय था, उसने तो यह तक कह दिया था कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो आईएनसी पार्टी है, वो भारत के अंदर कुछ एक लोगों का ही ग्रुप है। राइट, यानी कि ये एक ऐसी संस्था है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको दर्शा रही है, किसका नेतृत्व कर रही है, भारत के अंदर कुछ एक तबके के लोग हैं जो ज्यादा ही पढ़े लिखे बन रहे हैं खुद में, ठीक है, ये बस उन्हीं की पार्टी है, पूरे भारत देश की पार्टी नहीं है, ये कहना था डफरिन का। Right, the nationalist leaders were described as seditious Brahmins and disloyal babus of the British officials, and the Congress was branded as a factory of sedition। डफरिन का यह भी कहना था
कि भाई जो उस टाइम के कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रवादी जो लीडर्स थे ना, वो क्या है, वो विद्रोही ब्राह्मण हैं। ठीक है, वो विद्रोही ब्राह्मण है कि भैया वो क्या करने उतरे हुए हैं भारत के अंदर, वो भारत के अंदर विद्रोह करने के लिए उतरे हुए हैं। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के अंदर, ब्रिटिश दफ्तरों के अंदर जो बाबूस थे, बाबू का मतलब होगा जो क्लर्क थे, राइट। अब धीरे धीरे जो क्लर्क थे वो भी अब किसकी तरफ जुड़ने लग गए थे, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने लग गए थे। तो बोले ये जो क्लर्क है ना, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, ये जिन्होंने हमें धोखा दिया, ये सब किसकी वजह से है, ये कांग्रेस पार्टी की वजह से है, राइट। और इसलिए जब इनके क्लर्क भी इनके खिलाफ होने लग गए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तब डफरिन ने कहा, लॉर्ड डफरिन ने कहा कि भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये एक फैक्ट्री है जहां पर लोग तैयार होते हैं जो विद्रोह करेंगे, है ना। ये विद्रोहियों को तैयार करने वाली फैक्ट्री है। ये किसने कहा, डफरिन ने कहा। और किसके लिए कहा, तो ये कहा था बच्चों कांग्रेस पार्टी के लिए, राइट। अब जब सब कुछ मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन कोई भी जो कंक्लूजन नहीं निकल रहा है ना, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से काम करती जा रही है, वो ब्रिटिश सरकार की कुछ भी नहीं सुन रही थी। तब जाकर इन्होंने पॉलिसी अपनाई डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो राज करो। याद है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, फूट डालो राज करो। ये नीति ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे, क्योंकि उनको पता था सब कुछ कर लिया, अब इनकी इनकी अगर ऐसी एकता, ऐसी यूनिटी बनी रही तो ये तो हमें देश से बाहर निकाल देंगे। तो इन्होंने फूट डालो राज करो का तरीका अपनाया। इन्होंने दो बंदे तैयार किए, एक सर सैयद अहमद खान, नाम हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। एक थे बच्चों राजा शिव प्रसाद, ये बनारस के थे, राइट। इन्होंने क्या कहा, दो बंदे तो ये सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद बनारस के, और साथ में और जो ब्रिटिशर्स के जो सपोर्टर्स थे, राइट, इनको जो है इंकरेज किया गया, इनको प्रोत्साहित किया गया कि भैया आप अपनी एक पार्टी बनाओ। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, इसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। क्या नाम था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और यह पार्टी बेसिकली किस मकसद से बनाई जा रही है, यह पार्टी इसलिए बनाई गई थी ताकि यह क्या कर सके, कांग्रेस सरकार को काउंटर कर सके। यानी कि भाई उस टाइम पे देश के अंदर एक ही सबसे मेन पार्टी थी, आईएनसी पार्टी, है ना। तो देश के अंदर मोनोपोली ना हो, है ना, देश के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की मोनोपोली ना हो, सिर्फ उन्हीं का वर्चस्व ना रहे। इसीलिए जो है सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को एनकरेज किया गया कि आप अपनी एक पार्टी बनाओ, जिसका नाम क्या रखा गया, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। क्लियर है बच्चों। उसके बाद भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हो क्लेवर स्ट्रेटेजी को अपनाया। किसके खिलाफ, जो राइजिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी के भारत के अंदर जो धीरे धीरे आंदोलन बढ़ते जा रहे थे ना, उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, बहुत ही चालाकी से जो अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने क्या किया, एक खाई बनाई। बेसिकली खाई कैसे बनाई, कि मैंने बताया ना कि तीन चरण थे, मॉडरेट्स यानी कि उदारवादी, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उग्रवादी। तो जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि जो उदारवादी और जो उग्रवादी जो लोग थे ना, है ना, जो प्यार से काम करने वाले थे और जो गुस्से से प्यार करने वाले थे, उनका आपस में फूट डलवानी शुरू कर दी, है ना। उदारवादियों के पास जो है उग्रवादियों की चुगली कर दी, उग्रवादियों के खिलाफ उदारवादियों की चुगली कर दी, यानी कि इनके आपस में फूट डलवा रहे हैं, क्योंकि इनको पता कि अगर मतलब ये एक नहीं होने चाहिए, तभी तो होगा ना फूट डालो राज करो, right? However, Congress remained active and continued to work even after facing stiff opposing from the authorities. क्या कहता है कि भले ही ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज करो शुरू करवा दिया भारत के अंदर, ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर बवाल होने शुरू हो चुके थे और पार्टियां बनवानी शुरू कर दी, लेकिन इन सब के बावजूद जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपना काम लगातार करती रही। ठीक है, चाहे अथॉरिटीज ने, चाहे ब्रिटिश सरकार ने कितना ही इनका अपोज किया हो, ये अपने हिसाब से काम करती रही। राइट बच्चों, तो आई गेस आपको सरकार का रवैया पता लग गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ कैसा था। अब हम जानते हैं बच्चों असेसमेंट ऑफ द मॉडरेट्स, यानी कि जो उदारवादी, जो हम अभी लोग पढ़ रहे हैं उदारवादी युग, वहां पर क्या क्या इन्होंने असेसमेंट्स की, क्या क्या कार्य किए। तो बेसिकली द अर्ली नेशनलिस्ट वर सक्सेसफुल इन लेइंग डाउन ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द नेशनल मूवमेंट इन द सक्सीडिंग पीरियड। क्या कहता है कि उस टाइम पर जो शुरू के जो राष्ट्रवादी जो लोग थे ना, जो शुरू के जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, वो कामयाब रहे भारत के अंदर नेशनल मूवमेंट को शुरू करने के लिए, एक राष्ट्रवादी आंदोलन को भारत के अंदर शुरू करने के अंदर ये रहे, क्या रहे, कामयाब रहे। राइट, थो द मॉडरेट एरा ऑफ द कांग्रेस could not draw much participation of the masses but it succeeded in creating a wide national awakening। क्या कहता है कि ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई इन्होंने आंदोलन शुरू किया लेकिन इतने लोग नहीं जुड़ पाए जितने इन्होंने सोचे थे, लेकिन हाँ ये था कि इनके आंदोलनों से, इनकी बातों से, राइट, जो भारत के अंदर क्या हुआ, नेशनल अवेकनिंग हुई कि अब लोग जो सोए हुए थे ना, अब वो जागना शुरू कर चुके थे। और ये सब किसकी वजह से था, ये सब उदारवादी लोगों की वजह से था। राइट, हम लास्ट में आके हम ये कह सकते हैं कि उदारवादी लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया,
क्या क्या लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। तो इट केम फॉरवर्ड एज द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेज ऑफ द टाइम, कि उस टाइम पर ये जो संगठन था दैट इज आईएनसी पार्टी, ये सबसे कह सकते हो बढ़िया निकला वहां पे, है ना। उस टाइम पे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे क्या चल रहा था, कांग्रेस पार्टी की ही बातें चल रही थी पूरे देश के अंदर। दूसरा, इट सक्सीडेड अराउजिंग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनस एंड यूनाइटिंग पीपल फॉर कॉमन इंटरेस्ट अगेंस्ट ए कॉमन एनिमी। क्या कहना चाहता है कि भाई सभी पूरे भारत के अंदर जो है दुश्मन कौन था लोगों का, ब्रिटिश सरकार थी। अब भाई अब भारत के अंदर अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, अलग अलग वर्गों के लोग थे, और सबका दुश्मन कौन था, सबका दुश्मन एक ही था, दैट वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश सरकार। तो उन सब के अंदर एक राजनीतिक, एक राष्ट्रीय चेतना जगाई, एक राष्ट्रीय चेतना जगाई उन लोगों के अंदर कि भाई हम सबका दुश्मन एक ही है, और अगर हमें इनसे छुटकारा चाहिए तो हमें एकजुट होकर क्या करना पड़ेगा, एकजुट होकर इनका जो है क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। राइट बच्चों, दे फैमिलियराइज पीपल विद द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्क एंड इंट्रोड्यूस्ड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म। क्या कहना चाहता है यहां पे कि भाई इन्होंने लोगों को बताया कि भाई राजनीति कितनी जरूरी है, पॉलिटिकल वर्क कितने जरूरी हैं। ऊपर जो मंत्री लोग बैठे हुए हैं ब्रिटिश सरकार के अंदर, वहां पे अपने बंदों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ में इन्होंने लोगों को बताया कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, सिविल लिबर्टीज, आम लोगों को जो आजादी मिलती है वो क्या होता है, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या होता है, इन सब के बारे में जो है लोगों को समझाया। राइट, और धीरे धीरे लोग जो है अब उठना शुरू हो चुके थे। द अर्ली नेशनलिस्ट एक्सपोज द एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुरू के जो राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे ब्रिटिश सरकार, कैसे जो ब्रिटिश जो राज चल रहा है भारत के अंदर, उन्होंने हमारा कितने सालों से क्या कर रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं। राइट, दूसरा क्या था, दे एस्टैब्लिश द बेसिक फैक्ट दैट इंडियन शुड बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। क्या कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग हमारे देश में अगर राज कर रहे हो ना, तो आप ऐसे नियम कानून बनाओ, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ जो सिर्फ किसके लिए हो, जो सिर्फ भारतीयों के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि आप अपने फायदे के लिए सब कुछ देख रहे हो। राइट, दूसरा क्या था, दे नेवर अपील्ड ऑन द बेसिस ऑफ नैरो सेंटिमेंट्स लाइक रिलीजन, कास्ट और रीजन, रादर देन अप्रोच वाज प्योरली सेकुलर, कंसंट्रेटिंग ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या कहना चाहता है कि जो आईएनसी पार्टी थी, जो उदारवादी युग के जो लोग थे ना, उन्होंने कभी छुटपुट चीजों पे डिमांड नहीं करी ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, जो भी, हाँ जी, धर्म के नाम पे कोई डिमांड करी हो, है ना, धर्म के नाम पे कोई डिमांड करी हो, या फिर कोई कास्ट के नाम पे डिमांड करी हो, बोले नहीं भैया नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि भैया भी हमारे जो सामाजिक जो मुद्दे चल रहे हैं उनको सुधारो, राजनीतिक जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे आप काम करो, ठीक है, और जो आर्थिक रूप से आप हमें जो कमजोर करते जा रहे हो उसको सही करो भैया। समझ रहे हो, तो इनके बड़े बड़े मुद्दे, भारी मुद्दों पे बात करते थे, कोई छोटे मोटे मुद्दों पे बात नहीं करते थे ये। राइट, उसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं वीकनेस की, कि जो आईएनसी पार्टी थी उसकी क्या क्या वीकनेस थी, क्या क्या कमजोरियां थी उस टाइम पे जो उदारवादी लोग थे उनकी। ठीक है, तो द मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द मॉडरेट्स डिड नॉट पेनिट्रेट डीपर इन द इंडियन सोसाइटी। कहता है कि जो आईएनसी पार्टी थी उसे उदारवादी लोगों ने शुरू जरूर किया था, लेकिन भारत के कह सकते हो पूरे इंडियन जो सोसाइटी थी वहां पे गहराई तक नहीं जा पाए ये। ठीक है, कुछ एक लोगों तक ये जो इनके आंदोलन थे वो पहुंच सके। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिमेंड अनअटैच्ड विद द पॉलिटिकल स्ट्रगल। अभी सबका नतीजा ये निकला कि ज्यादातर जो जनसंख्या थी भारत की वो पॉलिटिकल स्ट्रगल से दूर ही रही, उनको पता ही नहीं चला कि चल क्या रहा है देश के अंदर। समझ रहे हो, यानी कि पूरी इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है, पूरे इंडियन सोसाइटी तक ये अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत का बहुत बड़ा तबका जो है इनसे अनअटैच रहा, इनसे दूर रहा। द मॉडरेट नेचर ऑफ द डिमांड्स कुड नॉट शेक द एडिफिस ऑफ द ब्रिटिश रूल। क्या, अब मैंने ये आपको पहले बताया था कि जो मॉडरेट जो लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, अपनी डिमांड कैसे करते थे, प्रेयर्स करते थे, हाथ जोड़ते थे कि बाबूजी ये काम था, पेटिशन डालते थे, है ना, लेटर्स लिखते थे। अब इन सब की वजह से क्या हुआ, अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो इन सब चीजों से जो है ब्रिटिश रूल की नींव नहीं हिलने वाली है। राइट, तो ये भी एक कमजोरी थी इनकी। दूसरा, देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्राउन विच वाज देन जस्टिफाइड सिंस इंडिया लैक्ड सम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स which constituted a nation, and British held them together, created suspicion among a section as evident from लाला लाजपत राय स्टेटमेंट। ये लाला लाजपत राय की स्टेटमेंट। अब इसमें पूरी लाइन में कहना क्या चाहता है वो जानते हैं बच्चों। यहां पे कहना यह चाहता है कि भाई ये बेसिकली कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के लिए, ब्रिटिश जो क्राउन था, ब्रिटिश जो महारानी थी, उसके लिए लॉयल रहे थे। ठीक है, उस टाइम पर ये ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, धीरे धीरे जब भाई धीरे धीरे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं समाज के अंदर, जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की बातें हैं, उनके लिए भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइट, अगर आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ऐसे ही आप प्रेयर्स करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, तो लोगों की डिमांड्स कैसे पूरी होंगी।
राइट। इवन इवन लाला लाजपत राय की स्टेटमेंट थी कि इट वाज एट बेस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज मोमेंट, इट ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैकियर्स एंड हाइपोक्राइट्स, इट enabled सम पीपल टू ट्रेड इन द नेम ऑफ पैट्रियोटिज्म। क्या कहना चाहता है कि भाई जिस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई वो वक्त बिल्कुल सही था अपनी मांगे मनवाने का, है ना, देश को आजाद करवाने का बिल्कुल सही मौका था उस टाइम पे। लेकिन लेकिन इसमें क्या था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ एक जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो देश के नाम पे, वो राष्ट्र के नाम पे क्या कर रहे थे, वो अपना ही व्यापार चला रहे थे, वो अपनी ही जेबें भर रहे थे। ये मानना था इनका लाला लाजपत राय जी का। राइट बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ क्या कि द एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस रिमेन्ड एन एलाइट फेयर। दिस कैन बी मेजर्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स लीडर मोस्टली कंबाइंड ऑफ लायर्स, जर्नलिस्ट, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, टीचर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे थे, ठीक है, वो सिर्फ अमीरों के मुद्दे बन के रह गए थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर मेनली कौन थे? वकील थे, पत्रकार थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, शिक्षक थे, जमींदार थे। तो हम कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी के जो उस टाइम के जो मुद्दे थे वो सिर्फ अमीरों के मुद्दे बन के रह गए थे। राइट। सम क्रिटिक्स सी द नेशनलिस्ट मूवमेंट एज ए फेलियर इन इट्स अर्ली फेज। कई आलोचकों को यह लगता है कि भाई जब नेशनलिस्ट मूवमेंट, जब राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ था ना, तो वो फेल हो गया था। क्यों? अर्ली नेशनलिस्ट में बी क्रेडिटेड फॉर लेइंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द नेशनल मूवमेंट इन द सक्सीडिंग ईयर्स। क्या था कि भाई जो शुरू के जो राष्ट्रवादी जो लोग थे उनको ये कहा जाता है कि उन्होंने ठीक है स्थापना सही रखी, हम राष्ट्रवादी आंदोलन चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, आने वाले सालों में भी चलाएंगे, लेकिन शुरू के अंदर जिस हिसाब से इनका जो तरीका था वो तरीका बिल्कुल ही क्या था, वो तरीका बिल्कुल ही गलत था। इस तरह से ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी बातों को नहीं मानेगी। अगर मैं उस टाइम के कुछ एक मॉडरेट्स के नाम बताऊं बच्चों, उस टाइम के जो कुछ उदारवादी जो लोग थे, आप उनके नाम नोट कर लेना, कई बार पूछा जाता है। एक तो थे बच्चों सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक आरसी दत्त, एक थे बच्चों बदरुद्दीन तैयबजी, याद है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। एक है बच्चों डब्ल्यूसी बनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। एक थे बच्चों एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। एक थे बच्चों मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में याद रखना, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट बच्चों जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नरोजी, इनके बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक थे बच्चों दिनशाह ई वाचा, एक बच्चों फिरोज शाह मेहता, एक रास बिहारी घोष, एक आनंदा चार्लू, एक थे बच्चों पीआर नायडू, एक थे बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये उस टाइम के सारे लीडर कौन से थे? ये उस टाइम के बच्चों उदारवादी नेता थे। नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है इनके बारे में। राइट, फिर से रिपीट कर देता हूं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यूसी बनर्जी, एमजी रानाडे, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नरोजी, दिनशाह ई वाचा, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, आनंदा चार्लू, पीआर नायडू और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों डोमिनियन स्टेटस, बच्चों डोमिनियन स्टेटस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, डोमिनियन स्थिति की अगर मैं बात करूं तो शाही सम्मेलन हुआ था, इंपीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों 1926 में। कहां पर हुई थी? लंदन में। राइट। वहां पर क्या था? वहां पर एक घोषणा पत्र की घोषणा की गई जिसका नाम था बच्चों बालफोर घोषणा पत्र। क्या नाम था? बालफोर डेक्लेरेशन। राइट। यहां पे क्या था, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि बालफोर घोषणा पत्र में डोमिनियन स्थिति को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वायत्त समुदायों के रूप में परिभाषित किया गया। राइट। समान स्थिति अपने घरेलू या बाहरी मामलों के किसी भी पहलू में किसी भी तरह के एक दूसरे के अधीन नहीं, ताज के प्रति एक आम निष्ठा और एकजुट और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के सदस्यों के रूप में स्वतंत्र रूप से जुड़े रहे। क्या कहना चाहता था यहां पे? इस डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह था कि भाई जहां जहां पर अंग्रेजों का राज चल रहा है ना, जिन जिन देशों पे, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत सारे देशों पे अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो बोले जिन जिन देशों पे अंग्रेजों का राज चल रहा है वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के राष्ट्र रहेंगे, है ना, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के राष्ट्र रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या थी यहां पे कि वो अपने घर के फैसले खुद करें, बाहरी फैसले वो खुद करें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, हम इतना इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिंपल सी भाषा में, आपके घर में आज दाल बनेगी, राजमा बनेंगे, कढ़ी चावल बनेंगे, आप उसका फैसला आप ही करोगे। हम यहां से आपको नहीं बताएंगे कि आपका मन था दाल खाने का और हम आपको फोन करें नहीं भाई दाल मत बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ अभी, है ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से अपने घरेलू या जो बाहरी जो मामले हैं वो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। दैट वाज डोमिनियन स्टेटस। बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, इंपीरियल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1926 में हुई थी। कब हुई थी? लंदन। कहां हुई थी? लंदन में। और इसके अंदर किसकी घोषणा हुई थी? तो बेलफोर डेक्लेरेशन की घोषणा हुई थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद बच्चों फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल कि जो हम कह सकते हैं जो राष्ट्रवादी जो स्ट्रगल थी, ठीक है, उसके कितने फेसेस थे? तो दो ही फेसेस हैं। एक प्री कांग्रेस फेस यानी कि आईएनसी पार्टी के बनने से पहले की बात कर रहा है,
कांग्रेस फेस मतलब कांग्रेस पार्टी के बनने की बात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के बनने की बात तो मतलब मॉडरेट्स की बात कर रहा है ना, उदारवादी लोगों की बात कर रहा है 1885 से 1905 के बीच की। एक थे बच्चों इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब हो गया ऐसे संगठन जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई अपनी मांगों को लेकर, अपनी पर्सनल मांगों को लेकर। ठीक है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं था। उनका यह था कि भी हमारा जो ग्रुप है, हम जो लोग है ना, हमारा जो वर्ग है, उनके बारे में आप अच्छे काम करो, जो हमारी डिमांड है उनको पूरी करो। एक था बच्चों नेशनलिस्ट ग्रुप। नेशनलिस्ट ग्रुप तो आप समझ गए होंगे। नेशनलिस्ट का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी ग्रुप का मतलब क्या हो गया? ऐसे ग्रुप जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने देश की बात की। इंटरेस्ट ग्रुप्स ने किसकी बात कही? खुद की बात की। पर नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने किसकी बात की? देश की बात की, कि देश के अंदर ऐसा होना चाहिए, देश के अंदर वैसा होना चाहिए। राइट बच्चों, तीनों को अब हल्का हल्का देख लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ग्रुप, जहां पे लोगों ने अपनी बात करी, तो इसके अंदर कौन कौन से थे बच्चों? लैंड होल्डर्स एसोसिएशंस, राइट, भूमि धारक संघ बनाए गए थे। इनका मेन मकसद क्या था? कि जमींदार और जो इंटरमीडिएटरीज हैं, ठीक है, जमींदार और जो मध्यस्थ लोग हैं, उनके हितों की सुरक्षा करना। राइट। एक थी बच्चों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटीज। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटीज, इनमें क्या था? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में भारतीय प्रतिनिधि, ब्रिटेन की संसद के अंदर या ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर कौन होने चाहिए? भारत के प्रतिनिधि होने चाहिए। इनकी मेन मकसद ये थे। और क्या थे बच्चों? रिलीजियस कल्चरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन। राइट। इनका मेन मकसद क्या था? कि आधुनिक तर्ज पर भारतीय समाज का सुधार और पुनरुत्थान, यानी कि मॉडर्न लाइंस के आधार पर भारत के अंदर क्या होना चाहिए? रिफॉर्म होने चाहिए, और इंडियन सोसाइटी को क्या करना चाहिए? रिवाइव करना चाहिए। राइट बच्चों, ये थे इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों नेशनलिस्ट ग्रुप्स के बारे में, राष्ट्रवादी ग्रुप के बारे में। तो इनका क्या था? प्रीडिसेस टू कांग्रेस, लाइक, यानी कि ये कांग्रेस पार्टी से पहले बने हुए थे, जैसे इंडियन एसोसिएशन है ना, इंडियन लीग, इंडियन यूनियन, ये सब कांग्रेस पार्टी से पहले बने थे। दूसरा, लैग्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ए पैन इंडिया कैरेक्टर, यानी कि उद्देश्यों की एक रूपता और अखिल भारतीय चरित्र का अभाव, है ना, इनके अंदर एकता की कमी थी। ठीक है। और ये जो राष्ट्रवादी ग्रुप बनाए गए थे, ये पूरे भारत के अंदर नहीं फैले हुए थे, ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अलग अलग एरिया में अलग अलग जो है नेशनलिस्ट ग्रुप बन चुके थे। राइट। दूसरा क्या था? स्केप्टिकल ऑफ कॉलोनियल या ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि औपनिवेशिक या ब्रिटिश सरकार पर संदेह था इनको, कि भाई जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करने वाली है, ये इन्होंने तो हमारा बस जो है मजाक बना के रख दिया है। राइट बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मॉडरेट्स, उदारवादी। इनके बारे में हमने पढ़ा ही है पिछले 4 वीडियोस के अंदर। 1885 से 1905 की बात है। इसमें अधिकतर शिक्षित अभिजात वर्ग है ना, एजुकेटेड एलाइट लोग थे। ठीक है। मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, यानी कि बुद्धिजीवी शामिल थे इसके अंदर, मध्यम वर्ग के। राइट बच्चों। अ फेस ऑफ पिटिशन एंड नेगोशिएशन, याचिकाओं और बातचीत का दौर इनके टाइम पे चलता रहा। लैक्ड नेशन वाइड अवेयरनेस एंड मास पार्टिसिपेशन, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और जन भागीदारी का अभाव था यहाँ पे। प्रोफेस्ड फेथ इन कॉलोनी गवर्नमेंट, औपनिवेशिक सरकार में आस्था रखते थे ये लोग, कि भाई जो ब्रिटिश सरकार है वो इतनी भी बुरी नहीं है, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। राइट बच्चों। आई गेस यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पर आकर बच्चों हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पर ये पेज है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। इस पूरे मैप पर यह है कि मैंने आपको बताया था कांग्रेस पार्टी हर साल नई नई जगह मिलती थी, हर साल इनके नए नए आंदोलन होते, हर साल इनके नई नई बैठकें होती थी। तो इसमें यह है कि भाई कौन सी बैठक कहां हुई थी। ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे अब आप यहां पे देख सकते हो बच्चों, मैं अमृतसर से शुरू करता हूं। तो अमृतसर में कब हुई? 1919 में हुई। लाहौर में टोटल 4 सेशन हुए हैं। कब कब हुए? 1893 में, 1900 में, 1909 में और 1929 में। राइट। कराची में 2 अधिवेशन हुए हैं बच्चों। कौन कौन से? 1913 और 1931। ठीक है बच्चों। सूरत के अंदर एक अधिवेशन हुआ है 1907, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, हम आगे चलकर पढ़ेंगे इसके बारे में। दिल्ली के अंदर बच्चों 3 अधिवेशन हुए थे, 1918, 1932 और 1923। यहां पर 3 अधिवेशन हुए थे। अहमदाबाद में बच्चों 2 अधिवेशन हुए थे, 1902 और 1921 में। हरिपुरा या सूरत की बात करें तो यहां पर हुए थे बच्चों एक ही आंदोलन, एक ही बैठक जिसका था 1938 का टाइम। बॉम्बे के अंदर बच्चों, मुंबई के अंदर 6 अधिवेशन हुए हैं। कौन कौन से? 1885, 1889, 1904, 1915, 1918 और 1934। राइट। बेलगांव बच्चों कर्नाटका 1924, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेलगांव, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे बच्चों
वो थे महात्मा गांधी। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी आईएनसी पार्टी के मेंबर नहीं थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी अध्यक्ष कब बने? 1924 में। पुणे के अंदर एक बार हुआ था 1895 में। फैजपुर जलगांव के अंदर हुआ था बच्चों 1937 में। अमरावती के अंदर हुआ था बच्चों 1897 में। नागपुर के अंदर 2 अधिवेशन हुए हैं 1891 और 1920 में। त्रिपुरी तेवर के अंदर बच्चों एक हुआ है 1939 में। उसके बाद इलाहाबाद के अंदर बच्चों 3 हुए हैं टोटल। कब कब हुए? तो 1888, 1892 और 1910। कानपुर के अंदर एक हुआ है 1925। इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों, यहां पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी बच्चों, फर्स्ट इंडियन चेयरमैन थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, और उनका नाम था बच्चों सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 1940 की बात करेंगे तो मेरठ में हुआ था। लखनऊ की बात करें तो यहां पर 3 हुए थे 1899 में, 1916 में और 1936 में। बनारस में एक ही हुआ है बच्चों 1905 में। बंकीपुर पश्चिम बंगाल एक ही हुआ है 1912 में। बंकीपुर सॉरी बिहार में है, ठीक है। अच्छा, गया बिहार में 1922 में हुआ था। रामगढ़ में हुआ था बच्चों 1940 में। गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था 1926 में। कैलकाटा के अंदर बच्चों, कैलकाटा के अंदर हुए सबसे ज्यादा 10 अधिवेशन हुए बच्चों कलकत्ता के अंदर। कौन कौन से? 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928 और 1933। तो सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां पर हुए हैं? कलकत्ता में हुए हैं बच्चों, राइट। उसके बाद आता है बच्चों मद्रास, चेन्नई के अंदर बच्चों कितने में? 7 हुए हैं अधिवेशन। कहां कहां पर? 1800 कब 1887, 1898, 1908, 1927, 1894, 1903, 1914, ठीक है। और कक्कीनाडा में कितने हुए थे? तो एक हुआ था 1923 में, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे सन हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इनको शहर के हिसाब से पढ़ें। जब आप इनको शहर के हिसाब से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे बच्चों। ये तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के अधिवेशन कहां पर हुए हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब होगा कलकत्ता, 10 बार हुए हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद मद्रास आता है, मद्रास के अंदर जो है 7 बार हुए हैं। मद्रास मतलब चेन्नई की बात कर रहा है। और लास्ट में आता है बच्चों बॉम्बे के अंदर जो है 6 बार हुआ है। सबसे कम तो पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत जगह एक बार हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आई गेस यहां पर सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और यहां पर आकर बच्चों हमारे टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।